के दुष्चक्र में फंस गए। दोनों समय में अलग अलग हमारे साथ विरोधाभास हुए, या कहें तो दोनों समय अलग अलग तरह की दुर्घटनाएं हमारे देश में हुई और ये संधियों का मकड़जाल फिर बढ़ता ही गया। हम सबसे पहले आजादी के बाद जिस संधि में फंसे, मैंने कहा था ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, फिर उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की संधि, फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ की संधि, फिर धीरे धीरे हमारे ऊपर और बहुत सारी संधियां ला दी गई। उनमें से एक महत्वपूर्ण संधि है जो इस समय हमारे लिए गले की फांसी का फंदा जैसा बनी हुई है। एक संधि हुई हमारे देश की सरकार के द्वारा दूसरे देशों के साथ और उस संधि का नाम है वर्ल्ड बैंक ट्रीटी, विश्व बैंक की संधि। फिर एक हुई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधि। मैं आपको एक छोटी तकनीकी बात बताता हूं। दुनिया में संधियां दो तरह की होती हैं। एक तो द्विपक्षीय संधि होती है जिनमें दो पक्ष होते हैं, एक भारत एक इंग्लैंड, एक भारत एक फ्रांस, एक भारत एक जर्मनी, एक भारत एक रूस। ये सब द्विपक्षीय संधि है जिनमें दो देश आपस में मिलकर समझौता करते हैं। ये जो द्विपक्षीय संधियां होती हैं ये दोनों देशों की सुविधाओं पर आधारित होती हैं। दोनों देशों की मर्जी है तो संधि होगी, अगर दोनों में से किसी एक देश की भी मर्जी नहीं है तो संधि नहीं होगी। ऐसी द्विपक्षीय संधियां होती हैं। लेकिन कुछ संधियां ऐसी होती हैं जो बहुपक्षीय होती हैं, जिनमें एक देश के साथ समझौता नहीं होता, कई देशों के साथ मिलकर समझौता होता है। उनको बहुपक्षीय संधि कहते हैं, अंग्रेजी में उनको मल्टीलैटरल एग्रीमेंट कहते हैं। तो जो बहुपक्षीय संधियां होती हैं ये खतरनाक होती हैं। इनमें क्या होता है कि कोई एक देश अगर सहमत नहीं है तो भी जबरदस्ती उसको शामिल करा के सहमत बनाया जाता है, जबरदस्ती। तो बहुपक्षीय संधियां बहुत खतरनाक होती हैं और इसमें जैसे हमारी मर्जी नहीं है संधि में शामिल होने की, फिर कई देश इकट्ठे होकर हमें मार पीट के उस संधि में लेके जाएंगे, शामिल कराएंगे। कुछ वो इस तरह से होता है जैसे भेड़ों के बाड़े में कोई एक भेड़ जाना नहीं चाहती तो दूसरी कई भेड़ों को उसके पीछे छोड़ दिया जाता है और वो धकेल धकेल के उसको बाड़े में ले जाती है। वैसे ही होता है बहुपक्षीय संधि में। भारत नहीं चाहता किसी संधि में शामिल होना, लेकिन भारत के जो पड़ोसी देश हैं या दूसरे देश हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, भारत पर दबाव डालेंगे और दबाव इतने हद तक डालेंगे कि झक मार के भारत को उसमें शामिल होना पड़ जाए। वो बहुपक्षीय संधि होती है और बहुपक्षीय संधि को रद्द करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि वो कई देशों के साथ होती है। द्विपक्षीय संधि को आप करें और रद्द कर दें वो आसान होता है। आज आपने संधि की, थोड़े दिन में आपको लगे कि आप उससे सहमत नहीं है या वो आपके लिए अनुकूल नहीं है, आप रद्द कर दीजिए। लेकिन बहुपक्षीय संधि में एक बार आप घुस गए तो इसमें से बाहर निकलना और इसको रद्द करना बड़ा मुश्किल होता है और जिंदगी भर के दुष्चक्र में फंस गए। दोनों समय में अलग अलग हमारे साथ विरोधाभास हुए, या कहें तो दोनों समय अलग अलग तरह की दुर्घटनाएं हमारे देश में हुई और ये संधियों का मकड़जाल फिर बढ़ता ही गया। हम सबसे पहले आजादी के बाद जिस संधि में फंसे, मैंने कहा था ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, फिर उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की संधि, फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ की संधि, फिर धीरे धीरे हमारे ऊपर और बहुत सारी संधियां ला दी गई। उनमें से एक महत्वपूर्ण संधि है जो इस समय हमारे लिए गले की फांसी का फंदा जैसा बनी हुई है। एक संधि हुई हमारे देश की सरकार के द्वारा दूसरे देशों के साथ और उस संधि का नाम है वर्ल्ड बैंक ट्रीटी, विश्व बैंक की संधि। फिर एक हुई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधि। मैं आपको एक छोटी तकनीकी बात बताता हूं। दुनिया में संधियां दो तरह की होती हैं। एक तो द्विपक्षीय संधि होती है जिनमें दो पक्ष होते हैं, एक भारत एक इंग्लैंड, एक भारत एक फ्रांस, एक भारत एक जर्मनी, एक भारत एक रूस। ये सब द्विपक्षीय संधि है जिनमें दो देश आपस में मिलकर समझौता करते हैं। ये जो द्विपक्षीय संधियां होती हैं ये दोनों देशों की सुविधाओं पर आधारित होती हैं। दोनों देशों की मर्जी है तो संधि होगी, अगर दोनों में से किसी एक देश की भी मर्जी नहीं है तो संधि नहीं होगी। ऐसी द्विपक्षीय संधियां होती हैं। लेकिन कुछ संधियां ऐसी होती हैं जो बहुपक्षीय होती हैं, जिनमें एक देश के साथ समझौता नहीं होता, कई देशों के साथ मिलकर समझौता होता है। उनको बहुपक्षीय संधि कहते हैं, अंग्रेजी में उनको मल्टीलैटरल एग्रीमेंट कहते हैं। तो जो बहुपक्षीय संधियां होती हैं ये खतरनाक होती हैं। इनमें क्या होता है कि कोई एक देश अगर सहमत नहीं है तो भी जबरदस्ती उसको शामिल करा के सहमत बनाया जाता है, जबरदस्ती।
तो बहुपक्षीय संधियां बहुत खतरनाक होती हैं। और इसमें जैसे हमारी मर्जी नहीं है संधि में शामिल होने की, फिर कई देश इकट्ठे होकर हमें मार पीट के उस संधि में लेके जाएंगे, शामिल कराएंगे। कुछ वो इस तरह से होता है जैसे भेड़ों के बाड़े में कोई एक भेड़ जाना नहीं चाहती तो दूसरी कई भेड़ों को उसके पीछे छोड़ दिया जाता है और वो धकेल धकेल के उसको बाड़े में ले जाती हैं। वैसे ही होता है बहुपक्षीय संधि में। भारत नहीं चाहता किसी संधि में शामिल होना, लेकिन भारत के जो पड़ोसी देश हैं या दूसरे देश हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, भारत पर दबाव डालेंगे और दबाव इतने हद तक डालेंगे कि झक मार के भारत को उसमें शामिल होना पड़ जाए। वो बहुपक्षीय संधि होती है। और बहुपक्षीय संधि को रद्द करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि वो कई देशों के साथ होती है। द्विपक्षीय संधि को आप करें और रद्द कर दें वो आसान होता है। आज आपने संधि की, थोड़े दिन में आपको लगे कि आप उससे सहमत नहीं है या वो आपके लिए अनुकूल नहीं है, आप रद्द कर दीजिए। लेकिन बहुपक्षीय संधि में एक बार आप घुस गए तो इसमें से बाहर निकलना और इसको रद्द करना बड़ा मुश्किल होता है और जिंदगी भर के लिए वो क्लेश हो जाता है। तो ऐसी एक संधि हमारे देश ने कर ली सन 1947 में, आजादी मिलने के लगभग 6 महीने के बाद। ये संधि हुई 27 दिसंबर 1947 को और ये संधि हुई विश्व बैंक संधि और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संधि। ये दो संस्थाओं की संधि हुई जिसमें 44 देशों ने भारत के ऊपर दबाव डाला और भारत को जबरदस्ती इन दोनों संधियों में शामिल करा दिया। ये संधि क्या हुई? विश्व बैंक नाम की एक संस्था बनी अमेरिका की निगरानी में और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नाम की एक संस्था बनी अमेरिका की निगरानी में। ये दोनों संस्थाओं का जन्म 27 दिसंबर 1947 को हुआ। ब्रेटन वुड नाम का एक छोटा सा स्थान है अमेरिका में, वहां पर इन दोनों संस्थाओं को पैदा किया गया। इन संस्थाओं का लक्ष्य क्या रखा गया? विश्व बैंक नाम की संस्था बनाई गई इस बात के लिए कि दुनिया के देशों को जब भी कर्ज लेने की जरूरत पड़े तो विश्व बैंक के पास वो जाएं और विश्व बैंक उनको कर्जा दे किसी भी काम के लिए। बदले में वो देश अपना अपना अंशदान विश्व बैंक में जमा करें। इसको थोड़ा समझिए। विश्व बैंक नाम की एक संस्था बनाई गई, उसमें ये व्यवस्था की गई कि भारत जैसे 44 देश कुछ कुछ अपने हिस्से का पैसा विश्व बैंक में जमा करें और जब जरूरत पड़े तो वहां से कर्ज ले लें। ऐसे करके ये संस्था बनाई गई। आप देखिए क्या मूर्खता की ये संधि है, कैसे फंसाया भारत को। पहले आप अपना अंशदान वहां जमा करो, 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर जो भी तय हुआ, 44 देश मिलके एक वहां बनाएंगे कोष, फिर उसमें से कर्जा ले लो जरूरत पड़ने पर। ये विश्व बैंक का बनाया गया। तो विश्व बैंक का ऐसी स्थापना कर दी गई, भारत को जबरदस्ती इसमें सदस्य बना दिया गया। और ऐसी ही एक संस्था बना दी गई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसमें भी यही नियम था। 44 देशों ने मिलकर इसको बनाया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, भारत भी जबरदस्ती उसमें शामिल हो गया। और उसमें भी यही था कि अपना अपना अंशदान ये सभी देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जमा करें और जरूरत पड़ने पर कर्ज ले लें। तो विश्व बैंक और मुद्रा कोष दो संस्थाएं बनी 1947 27 दिसंबर को और वहां से एक संधि हुई जिसमें भारत भी शामिल हो गया अन्य 44 देशों के साथ। धीरे धीरे इस संधि में शामिल देशों की संख्या बढ़कर 186 हो गई। अब 2009 में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधि में 186 देश शामिल हैं, भारत भी उसमें से एक है। और भारत के बारे में ये कहा जाता है कि जिस दिन से ये दोनों संस्थाएं बनी उसी दिन से भारत इसमें शामिल है। अब आप बोलेंगे जी इसमें बुराई क्या है? इसमें देखिए क्या बुराई है जो समझने लायक है। वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में हम अपना अंशदान जमा करते हैं हर साल, वो घटता बढ़ता रहता है। कभी 2 अरब डॉलर है, कभी 3 अरब डॉलर है, कभी 1.5 अरब डॉलर है, कभी 2.5 अरब डॉलर है। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं और 1 डॉलर में 50 रुपए होते हैं। तो हमारा अंशदान हर साल हमें देना पड़ता है विश्व बैंक में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। फिर कभी अचानक हमें कर्जे की जरूरत पड़ती है और हम विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाते हैं कि हमें कर्जा दे दो। तो ये दोनों संस्थाएं कर्जा देने के पहले कुछ शर्तें लादती हैं हमारे ऊपर और उन शर्तों का पालन अगर हम करेंगे तो वो दोनों कर्जा देंगे, नहीं पालन करेंगे तो वो कर्ज नहीं देते।
जब हम हमारा अंशदान वहां जमा करते हैं तब कोई शर्त नहीं है, वो कहते हैं लाओ 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 जमा कर दो, जल्दी जल्दी दे दो। जैसे ही हमारा अंशदान उनके कब्जे में जाता है वो पूंजी उनकी हो जाती है, फिर वही पूंजी हमें कर्जे के रूप में लेनी है जिसका ब्याज भी हम देना चाहते हैं, लेकिन उस पर वो शर्तें लगाते हैं। शर्तें कैसी लगाते हैं? सबसे खराब, सबसे ज्यादा अपमानजनक। उदाहरण के लिए बताऊं, हमारी भारत सरकार ने 27 दिसंबर 1947 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अपना अंशदान दिया, जबकि भारत के पास पैसे नहीं थे। मुद्रा कोष को दान दिया, फिर उसके बाद इनको भी दिया, विश्व बैंक को, जबकि पैसे नहीं थे। दूसरों से उधार लेकर हमने हमारा अंशदान जमा कराया, फिर 1948 में जमा कराया, फिर 49 में जमा कराया, फिर 50 में जमा कराया, फिर 51 में जमा किया, फिर 52 में भी जमा किया। 1952 में हमारी सरकार को कर्जे की जरूरत पड़ गई, क्योंकि हमारी सरकार ने एक पंचवार्षिक योजना बनाई, पहली बार बनाई, उसमें पूंजी की जरूरत थी। तो हमारी सरकार ने विश्व बैंक से कहा कि हम 1947 से हमारा अंशदान जमा कर रहे हैं और अब तक हमारा अंशदान कुछ 6-7 अरब डॉलर का हो चुका है, लिहाजा हम इतना कर्ज लेने के अधिकारी हैं, तो हमको ये कर्ज दे दिया जाए। तो विश्व बैंक ने कहा कर्जा तो देंगे, लेकिन हमारी शर्तें मान लो आप, तब हम आपको कर्ज देंगे। तो वो कर्ज तो देते हैं, लेकिन कंडीशन लगाते हैं, शर्त लगाते हैं। और वो शर्त क्या होती है? 1952 में भारत सरकार के ऊपर विश्व बैंक और मुद्रा कोष ने सबसे पहली शर्त लगाई कि भारत अपने रुपए की कीमत को गिराए, अवमूल्यन करे, डिवैल्यूएशन करे रुपए का। और 1952 के पहले स्थिति ये थी कि भारत का रुपया अमेरिका के डॉलर के बराबर था, लेकिन विश्व बैंक मुद्रा कोष में जब हम कर्ज मांगने गए तो उन्होंने शर्त लगाई कि रुपए की कीमत गिराओ। तो भारत सरकार ने पहली ही बार में डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत 30% घटा दी। फिर क्या हुआ? 1957 में फिर गए हम विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कर्ज मांगने के लिए, क्योंकि दूसरी पंचवार्षिक योजना के लिए पैसे की जरूरत थी। फिर उन्होंने हमसे कहा कि कीमत गिराओ रुपए की, फिर हमने कीमत गिराई। फिर 62 में हम गए, फिर हमने कीमत गिराई। फिर 67 में गए, फिर 72 में गए, फिर 77 में गए, फिर 82 में गए, फिर 87 में गए। और 1991 में तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कह दिया कि इतने प्रतिशत कीमत गिरानी पड़ेगी तभी कर्ज देंगे। तो भारत सरकार ने लगातार विश्व बैंक और मुद्रा कोष के कर्ज के दबाव में आकर रुपए की कीमत को जो गिराना शुरू किया 1952 से, आज रुपए की कीमत गिरकर कितनी हो गई है आप सोचिए। कभी लगभग 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था, आज 50 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो गया। तो मुद्रा कोष और विश्व बैंक की संधि की शर्तों में फंसकर भारत का क्या नुकसान हुआ? जो हमारी 1 रुपए 1 डॉलर के हैसियत की करेंसी थी, अब वो 50 रुपए 1 डॉलर के बराबर हो गई। माने हम 50 गुना कीमत अपनी करेंसी की कम करा लिए, हमने 50 गुना कीमत अपनी संपत्ति की घटा ली, हमने 50 गुना कीमत अपने संसाधनों की कम कर ली, हमने 50 गुना अपनी इज्जत कम कर ली पूरी दुनिया के सामने। अमेरिका को ताकतवर बना दिया 50 गुना ज्यादा। अमेरिका का डॉलर 50 गुना कर दिया, अमेरिका की संपत्ति 50 गुनी बढ़ा दी, अमेरिका की समृद्धि 50 गुनी बढ़ा दी। तो अमेरिका को 50 गुना ताकतवर कर दिया हमने और अपने को 50 गुना कमजोर कर लिया हमने। ऐसी खतरनाक शर्तें होती हैं विश्व बैंक और मुद्रा कोष की। आप बोलेंगे जी इसमें क्या नुकसान है? मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। हम 1952 में अगर अमेरिका को 1 रुपए का सामान बेचें तो हमको 1 डॉलर की कमाई होती थी। अब हमको अमेरिका को 50 रुपए का सामान बेचना पड़ता है, तब 1 डॉलर की कमाई होती है। माने सामान 50 गुना ज्यादा जाता है, आमदनी हमारी उतनी ही आती है जो 1952 में आती थी। माने हमारा निर्यात 50 गुना सस्ता हो गया। अब इसका उल्टा सोचें, अब 1952 में अगर अमेरिका से 1 डॉलर का हम माल खरीदें तो 1 रुपया ही खर्च करना पड़ता था। अब अमेरिका से 1 डॉलर का माल खरीदना हो तो 50 रुपया खर्च करना पड़ता है। माने आयात हमारा 50 गुना महंगा हो गया, निर्यात हमारा 50 गुना सस्ता हो गया। और आयात निर्यात दोनों एक साथ 1-1 डॉलर का करें तो 100 गुने का नुकसान हमारा पूरा का पूरा देश को हो गया। आपको एक अंदाजा बताऊं ये नुकसान कितना होता है? भारत देश की सरकार कहती है
कि 2008 में भारत ने जो निर्यात किया है दुनिया के देशों को, वो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का है। ये निर्यात 5 लाख करोड़ रुपए का तब है जब $1 50 रुपए का है। मान लीजिए $1 1 रुपए का होता और 5 लाख करोड़ का ही हम निर्यात करते, तो ये निर्यात हमारा 250 लाख करोड़ का बैठता। मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो चीजें हमने अभी 5 लाख करोड़ रुपए की बेची हैं, उनका वास्तविक मूल्य 250 लाख करोड़ है। माने 250 लाख करोड़ की चीजें हमने 5 लाख करोड़ में दे दी, कौड़ी के भाव में दे दी, देश को लुटा दिया हमने। और एक साल में इस देश का 245 लाख करोड़ का नुकसान करा लिया हमने मुद्रा का अवमूल्यन करके। इतनी बड़ी चपत और चोट इस देश को लगती है जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है। इसको और ठोस रूप में आपको मैं समझाता हूं, आपके समझ में आ जाए, ताकि आप करोड़ों लोगों को ये समझाएं। जब हम मुद्रा में $1 के बराबर थे, $1 1 रुपया, तब हम अमेरिका को कच्चा लोहा बेचें या दुनिया के किसी भी देश को कच्चा लोहा बेचें, तो 1 किलो कच्चा लोहा हमारा बिकता था 7 सवा 7 रुपए का, क्योंकि रुपया और डॉलर बराबर था। अब कच्चा लोहा हम अमेरिका और दुनिया के देशों को बेचते हैं, तो वही कच्चा लोहा हमारा बिकता है 25 पैसे का। जो वस्तु 1952 में हम 7 रुपए की बेच रहे थे, वो वस्तु अब बिक रही है 25 पैसे की। सोचो, 1 किलो कच्चा लोहा बेचने में कितना बड़ा नुकसान हम उठा रहे हैं। 6 रुपए 75 पैसे पर किलो, 1 किलो पे नुकसान। और 2 करोड़ मीट्रिक टन कच्चा लोहा हम हर साल बेचते हैं, 14-15 हजार करोड़ रुपए का नुकसान सीधे पूरे देश को होता है। और एक उदाहरण से समझाता हूं। 1952 में अगर हम अमेरिका से स्टील खरीदें या लोहा खरीदें, 1 रुपया डॉलर के हिसाब से होता था। अब वही स्टील और लोहा खरीदना पड़ता है तो 50 रुपया डॉलर के हिसाब से होता है। तो आप कल्पना करो कि जो स्टील हम 52 में खरीदते थे और जो स्टील 2009 में खरीदते हैं, वो कीमत 50 गुनी बढ़ चुकी है। आपको हैरानी होगी, 1952 में हम स्टील खरीदते थे दुनिया के देशों से, तो 80 पैसे किलो के भाव में हम लेते थे। आज वही स्टील हमको 40 रुपए किलो में खरीदना पड़ता है। स्टील वही है, रुपया 40 जाता है उसका। क्वालिटी वही है, रुपया 40 जाता है उसका। आयात करें तो घाटा, निर्यात करें तो जबरदस्त घाटा, और दोनों घाटों को मिलाएं तो घाटे का घाटा। फिर इसकी पूर्ति करने के लिए हम विश्व बैंक से कर्जा लाएं और विश्व बैंक वाले फिर कहें कि रुपए की कीमत कम करो ताकि घाटा और बढ़े, फिर रुपए की कीमत कम करके कर्ज लाएं, फिर घाटा बढ़ाएं। इसी चक्कर में पूरा देश 63 साल से पिस रहा है, इसी चक्कर में। और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से जब हम ये बहस करते हैं कि इस दुष्चक्र से भारत को निकालने का रास्ता बताओ, तो वो एक ही बात कहते हैं कि राजीव भाई, एक ही रास्ता है कि भारत इतनी ताकत हासिल करे कि ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधि को एक झटके में खत्म करे और दुनिया के 85 देशों के साथ मिलकर इस संधि को खत्म कराए, तो इस दुष्चक्र से बाहर निकलने का रास्ता है। अन्यथा तो ये देश पिसता ही रहेगा, पिसता ही रहेगा, पिसता ही रहेगा। और ये जो कहानी मैंने भारत की सुनाई ना, रुपए के अवमूल्यन की, ये इससे भी बड़ी दर्दनाक कहानी है अफ्रीकी देशों के रुपए के अवमूल्यन की। अफ्रीकी देशों में रोडेशिया है, सोमालिया है, इथियोपिया है, छोटे छोटे देश हैं, नाइजीरिया वगैरह हैं। इन सब देशों के ऊपर तो मुद्रा कोष और विश्व बैंक का इतना कठोर डंडा चलता है कि उनकी करेंसी 15,000 $1 के बराबर होती है। उनकी मुद्रा की कीमत नहीं है, और वो कीमत गिराई किसने है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर। क्योंकि ये देश भी जाकर कर्ज लाते हैं और कर्ज के लिए एक ही शर्त है, वो लगाते हैं कि कीमत कम करो अपनी करेंसी की। तो उस चक्कर में ये देश और भी बर्बाद हो रहा है। माने कोई मुद्रा की कीमत ही नहीं है, और वो कीमत को बिल्कुल जमीन पे धराशायी कर देने का काम विश्व बैंक और मुद्रा कोष करते हैं। मैं और एक उदाहरण देता हूं। हमारा पड़ोसी देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया पर यह मुद्रा कोष और विश्व बैंक का ऐसा तगड़ा डंडा चला कि वो इंडोनेशिया की करेंसी जो है ना, रुपया है, रुपया।
हमारे यहाँ जैसे रुपया है ना, इंडोनेशिया में रुपया है। तो $1 में एक जमाने में 17 रुपया हुआ करता था। विश्व बैंक और मुद्रा कोष ने उसको 17,000 रुपया करा दिया $1 में, गरीबों का सोच। और इंडोनेशिया मटिया मेट हो गया इसी चक्कर में फंस के। ऐसे ही लैटिन अमेरिका में एक देश है अर्जेंटीना, एक है ब्राजील, एक है चिली, एक है कोस्टारिका, एक है कोलंबिया। ऐसे दुनिया में 100 देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के चक्कर में फंसकर कर्ज लेने के लिए गए और उनकी शर्तों को मानते हुए अपनी करेंसियों को उन्होंने कम किया और अवमूल्यन में पूरी तरह से डूब गए, कर्जे में फंसे और गहरे कर्जे में फंस गए। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का षड्यंत्र सारी दुनिया में चलता है। और इस पे कब्जा किसका है? अमेरिका का कब्जा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो अध्यक्ष बनता है वो अमेरिका की मर्जी से, विश्व बैंक का जो अध्यक्ष बनता है उसका तो नियम है कि वो अमेरिकी नागरिक ही होना चाहिए तभी अध्यक्ष बन सकता है। अंशदान हम सब दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। 186 देश अपने अपने हिस्से का पैसा उसमें जमा कर रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष इन 186 देशों में से किसी का नहीं बन सकता, वो सिर्फ अमेरिका का ही बनता है। और अमेरिका में ही पैदा हुआ नागरिक विश्व बैंक का अध्यक्ष हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अध्यक्ष भी अमेरिका की पसंद से ही बनाया जाता है, तो अमेरिका का पूरा कब्जा उस पर रहता है। और आपको सुनकर हैरानी होगी, पिछले 10 साल से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में अमेरिका अपना अंशदान जमा नहीं कर रहा है, फिर भी दादागिरी उसी की चल रही है। और ये दादागिरी कैसे चल रही है? इन दोनों संस्थाओं में फैसला होने के लिए वोट का नियम है, तो अमेरिका के पास सबसे ज्यादा वोट हैं इन दोनों संस्थाओं में, और वो वोट हैं करीब 20%। तो अमेरिका की दादागिरी सबसे ज्यादा चलती है इन दोनों संस्थाओं। अंशदान सबके बराबर हैं और वोट अमेरिका के ज्यादा हैं, इसलिए अध्यक्ष अमेरिका का बनता है, उपाध्यक्ष अमेरिका का बनता है, सब कुछ अमेरिका के समर्थन से ही होता है। और अमेरिका जैसा कहता है ये दोनों संस्थाएं वैसे ही काम करती हैं। एक और उदाहरण दूं, इन दोनों संस्थाओं में कर्ज मांगने जाओ तो एक दूसरी शर्त ये लगाते हैं। इनकी दूसरी शर्त क्या होती है? जैसे भारत देश कभी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कर्ज मांगने जाएगा तो वो कहेंगे कि भारत के जितने प्राकृतिक संसाधन हैं वो विदेशी कंपनियों को बेचो, ये दूसरी शर्त है उनकी। अब प्राकृतिक संसाधन क्या है? हमारे यहाँ लोहे की खदानें हैं, हमारे यहाँ कोयले की खदानें हैं, हमारे यहाँ सोना निकलता है जमीन के नीचे से, हीरे की खदानें हैं, पन्ने की खदानें हैं, बॉक्साइट की खदानें हैं, एल्यूमिनियम की, हमारे यहाँ तो बेशकीमती खदानें ही खदानें हैं। भगवान ने भारत देश को जमीन के ऊपर जितनी संपत्ति दी है उससे कई गुना ज्यादा संपत्ति जमीन के नीचे दे रखी है भगवान ने इस देश को। तो जब भी हम विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कर्ज मांगने जाते हैं तो वो दूसरी शर्त लगाते हैं कि भारत की ये जो खदानें हैं, कोयले की, लोहे की, हीरे की, ये सब विदेशी कंपनियों को दे दो। तो भारत की सरकार धड़ाधड़ विदेशी कंपनियों के साथ समझौते करके इन खदानों को कौड़ी के भाव में बेचती रहती है। आपको मालूम है, इसी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में इस समय भारत के लोहे की ज्यादातर खदानें विदेशी कंपनियों के हाथ में चली गई हैं। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और गोवा में और झारखंड में सारी खदानें विदेशी कंपनियों के हाथ में। इसी तरह से सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है हीरे के व्यापार में डी बियर्स, उसके हाथ में हमारी हीरे की खदानें चली गई। और अब तो प्राकृतिक संसाधनों में आपको मालूम है खदानें तो होती हैं, पहाड़ भी होते हैं, जंगल भी होते हैं, नदियां भी होती हैं, सरोवर होते हैं, तालाब होते हैं। तो अब तो हमारी सरकारों ने विश्व बैंक और मुद्रा कोष के दबाव में आकर भारत की नदियों को विदेशी कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया है। नदियां बिक रही हैं हमारी। आपको मैं बताना चाहता हूं जिसके प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ की एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छी नदी है शिवनाथ नदी, वो विदेशी कंपनी ने खरीद ली है पूरी की पूरी। हम अभी तक ये मानते थे इस देश में कि पानी भगवान की दी हुई संपत्ति है, सरकार की संपत्ति नहीं है, लेकिन विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये पानी को सरकार की संपत्ति बना दिया और सरकार ने उसको बेचकर विदेशी कंपनियों के हवाले करना शुरू कर दिया।
जंगल बिक रहे हैं विदेशी कंपनियों के नाम हमारे देश में, पहाड़ बिक रहे हैं विदेशी कंपनियों के नाम। उड़ीसा में सबसे ज्यादा जड़ी बूटी देने वाला जो पहाड़ है उसका नाम है गंधमार्दन पर्वत। गंधमार्दन पर्वत पर हजारों किस्म की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं। सारे दुनिया के विशेषज्ञ ये बात मानते हैं। उस पूरे गंधमार्दन पर्वत को विदेशी कंपनियों को बेचने की तैयारी चल रही है, क्योंकि विश्व बैंक और मुद्रा कोष का शर्त है कर्जे की। तो हमारे सारे संसाधन विदेशियों के हाथ में चले जाएं, ये शर्त होती है मुद्रा कोष और विश्व बैंक की। और एक तीसरी शर्त उनकी होती है कि भारत में ये जो पब्लिक सेक्टर के कारखाने होते हैं ना, जैसे BHEL है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, IEL है, BHEL है, IEL है, ऐसे भारत में 244 बड़े पब्लिक सेक्टर के कारखाने हैं। मुद्रा कोष और विश्व बैंक की शर्त यह है कि इन कारखानों को भी एक एक करके विदेशी कंपनियों को बेचते जाओ, और हमारी सरकार पिछले 15 सालों से इन कारखानों को भी बेचने की तैयारी कर रही है। कई कारखाने विदेशी कंपनियों के हाथ में जा चुके हैं। फिर हमारे यहाँ जीवन बीमा व्यवसाय है, लाइफ इंश्योरेंस है, जर्नल इंश्योरेंस है, इसको भी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दबाव है, विदेशी कंपनियों के हाथ में दे दो। तो भारत ने जीवन बीमा के क्षेत्र में और सामान्य बीमा के क्षेत्र में 26% पूंजी निवेश का अधिकार विदेशी कंपनियों को दे दिया। अब नया कानून बनाकर उसको 49% करने जा रहे हैं। थोड़े दिन में 74% करेंगे और एक दिन 100% कर देंगे। तो विश्व बैंक और मुद्रा कोष की शर्तें ऐसी खतरनाक होती हैं। एक तीसरी शर्त बताता हूं। विश्व बैंक और मुद्रा कोष की एक तीसरी शर्त ये होती है कि हमारे भारत की सरकार जो बजट बनाती है और उस बजट में गरीबों के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, जिसको सब्सिडी के नाम से हम जानते हैं, इसको कम करते जाओ और हर साल के गरीबों के ऊपर खर्च होने वाले बजट को कम करते जाओ। तो सन 1991 से भारत की सरकार ने गरीबों के लिए बजट में धन कम करना शुरू कर दिया। तो शिक्षा के लिए धन कम हो गया, स्वास्थ्य के लिए धन कम हो गया, चिकित्सा के लिए धन कम हो गया, किसानों के लिए धन कम हो गया, खेती के लिए धन कम हो गया, सिंचाई के लिए धन कम हो गया। माने भारत के आम आदमी की जरूरतें पूरी करने वाली जो योजनाएं हैं विकास की, उन सब के लिए सरकार के पास अब धन की कमी है, क्योंकि विश्व बैंक और मुद्रा कोष की वो शर्त है। और विश्व बैंक और मुद्रा कोष क्या कहते हैं? वो कहते हैं हर चीज का प्राइवेटाइजेशन करो, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर दो, चिकित्सा का प्राइवेटाइजेशन कर दो, न्याय का प्राइवेटाइजेशन कर दो, सड़कों का प्राइवेटाइजेशन कर दो, संसाधनों का प्राइवेटाइजेशन कर दो। और धीरे धीरे सरकार वही कर रही है। आपको मालूम है सड़कों का प्राइवेटाइजेशन कैसे हो रहा है? सड़कें विदेशी कंपनियों को या निजी ठेकेदारों को दी जा रही है बनाने के लिए। बनाने के लिए कर्ज की जरूरत है, सरकार उसकी कमी पूरी कर रही है, कर्जा सरकार दिलवा रही है। कर्जा वो ठेकेदारों के नाम से, वो देशी हो या विदेशी हो, विड्रॉ किया जा रहा है। सड़क बना रहे हैं, सड़क बनाकर उस पर टोल टैक्स वसूल रहे हैं। 10-10 साल के लिए, 20-20 साल के लिए, 30-30 साल के लिए, 40-40 साल के लिए 1 किलोमीटर का 1.5 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपए के हिसाब से टोल टैक्स वसूल रहे हैं। और सरकार उन सड़कों पे चलने के लिए रोड टैक्स अलग से वसूल रही है। और कुछ सड़कें तो पूरी विदेशी कंपनियों की मिल्कियत की हो गई हैं इस देश में। वो जितना मनमाना चाहे उतना टैक्स वसूल सकते हैं। आप कभी जाओ, मुंबई से पुणे के बीच में एक सड़क बनी है जिसको एक्सप्रेस हाईवे कहते हैं, उस पर 150 रुपए टोल टैक्स है। 150 रुपए, जबकि सड़क की लंबाई 100 किलोमीटर से कम है। जाओ तो 150 रुपए दो, आओ तो 150 रुपए दो। माने सड़कों की मिल्कियत विदेशी कंपनियों के हाथ में चली गई, भवनें विदेशी कंपनियों के हाथ में, जंगल विदेशी कंपनियों के हाथ में, सरोवर, तालाब, नदियां विदेशी कंपनियों के हाथ में, सारे संसाधन विदेशियों के हाथ में चले जाए। ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें होती हैं। ऐसी खतरनाक शर्तों के आधार पर वो कर्ज देते हैं और हमारे जैसे गरीब देश उनसे कर्ज लेकर दुष्चक्र में फंसते हैं और फिर जिंदगी भर के लिए अपनी आजादी को गंवा बैठते हैं।